क्लास 11th अन अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। 10th से 11th में आना बहुत आसान होता है 10th को पास करके, लेकिन 11th में अच्छा स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि नए नए चैप्टर्स आते हैं, सारी चीजें, नया नया सिलेबस देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 10th से कनेक्टेड ही नहीं होती हैं, इसीलिए क्लास 11th को थोड़ा सा डिफिकल्ट बोला जाता है। और इसी क्लास 11th को आसान बनाना है तो क्लास 11th अन अकेडमी को आपने सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पर मैंने आपको, जैसे सेट चैप्टर हमारा है, इसी तरह से हमारे जो अदर चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके वन शॉट कराए हैं जिससे आप कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट किंग होता है, अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मैथ में विजेता आप बन जाओगे। अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में है या फिर ऐसे स्टूडेंट जो जीईई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए लेकर आया हूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट। यानी कि जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा और इतनी इजी वे में करूंगा, आपको माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे। आपने कहीं से भी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखी होगी, लेकिन इससे आसान आपको कोई नहीं लगेगी क्योंकि इतना खोलकर समझा दूंगा, जो भी हमारा आयोटा होता है वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, कभी भी माइंड से निकलेगा नहीं। जो भी हमारा ये वन शॉट है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम यहां पर आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी हमारे पास यहां पर ये बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्चुअल में हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमने लिख ली। क्लास 10th में आपने समझा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, तो हमने जस्ट एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर लिखी है। अगर मैं यहां पर इसको सोल्व करूंगा तो ध्यान देना, हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वन, दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का वन। दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का वन यहां पर मेरे पास आ गया। अगर मुझे x सोल्व करना है तो रूट लगाना पड़ेगा, x आ जाएगा इक्वल्स टू में रूट इस तरफ लगाया है तो यहां पर भी रूट लगाना पड़ेगा। और यहां पर मेरे पास जो -1 है, ये जो नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आ गई है ना, इसका कोई जवाब नहीं था क्लास 10th में, लेकिन क्लास 11th में इसका जवाब है। जो भी हमारे पास यहां पर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। जो भी हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर होता है ना, इसी इमेजिनरी नंबर को -1 अंडर रूट, इसी -1 अंडर रूट को किससे डिनोट किया जाता है, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है, इसको स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। और आई का मतलब होता है आयोटा। इट मींस जो भी मेरे पास यहां पर रूट के अंदर -1 आया है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोटा हो जाता है, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है। तो आयोटा बार बार आपको इस टर्म का यूज करना है। जो भी हमारा यहां पर रूट है, रूट के अंदर -1 है, उसको आयोटा हम बोलेंगे। अब और इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पर समझनी है, मान लो अगर मैंने यहां पर क्या कर दिया, रूट जो भी मेरे पास लगा हुआ है -1, इसका स्क्वायर कर दिया, तो मुझे आयोटा का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाता है। अगर मैं यहां पर इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास -1 आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर। अगर मेरे पास आयोटा का मैंने स्क्वायर किया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एक्चुअल में आयोटा जो हमारे पास होता है ना, उसकी वैल्यू होती है, रूट के अंदर हमारा -1 होता है, लेकिन स्क्वायर करने पर -1 भी इसकी वैल्यू हो सकती है, स्क्वायर करने के बाद होगी, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी हमारे पास यहां पर ये इमेजिनरी नंबर है, इसी इमेजिनरी नंबर का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम में यहां पर रखा गया है। अगर हम बात करें यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो डेफिनेशन यहां पर आ जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, अ नंबर इज ऑफ फॉर्म a प्लस आई बी, जहां पर मेरा ये आई जो है ना, ये क्या है, आयोटा है। जो भी यहां पर आई है ये आयोटा हो गया। ए और बी हमारे पास कौन से नंबर होंगे, किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं। एग्जांपल लिखूंगा तो आपको इजी माइंड में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं, 2 प्लस में मेरे पास आयोटा, इसके बाद मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास आ गया 8। ठीक है, ये 2 प्लस आयोटा 8 आ गया। और भी बहुत सारे नंबर हम यहां पर लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मेरे पास 3 प्लस में आयोटा 9 मैंने लिख दिया। इसी तरह से मेरे पास 3 प्लस में आयोटा 2 मैंने लिख दिया। तो ये जो भी नंबर मैंने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर आयोटा आ जाता है। अब जो भी हमारे पास यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है हमने, a प्लस आई बी, तो इसको एक बार थोड़ा बड़ा बड़ा सा लिखते हैं यहां पर,
ए प्लस में ये मेरे पास है आयोटा और उसके बाद मेरे पास आ जाता है बी। जो भी हमारे पास यहां पर ए है, मतलब इसमें क्या होता है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, ये हमारा रियल पार्ट होता है। जो भी हमारा यहां पर ए होता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट या फिर रियल नंबर। रियल पार्ट लिख देते हैं तो इसको रियल पार्ट बोला जाता है। और जो भी मेरे पास यहां पर ये आयोटा और बी आता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट, जो भी रियल पार्ट होता है इसको आर ई जेड से डिनोट किया जाता है। और जो भी हमारे पास यहां पर इमेजिनरी पार्ट होता है इसको आई एम जेड से डिनोट किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ध्यान दो, जो भी मेरे पास यहां पर ए है आप देख सकते हो 3 हमारा रियल नंबर है, 2 हमारा रियल नंबर है, 3 हमारा रियल नंबर है। और जो भी हमारे पास आयोटा है वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। जो भी हमारे पास इमेजिनरी है उसको बोला जाता है, आयोटा क्या होता है हमारे पास -1 होता है रूट के अंदर। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर इनटू ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट हमें यहां पर मिल जाता है। मेन इंफॉर्मेशन यहां पर क्या है, हाईलाइट करके बता देता हूं इस वाले पेज पर। सबसे मेन इंफॉर्मेशन ये है आपके सामने। और उसके बाद जो भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। बाकी सारी चीजें मैंने एग्जांपल में बताई हैं। रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक चीजें जो है ना यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की वो हमने समझी। अब और एडिशन कैसे करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जो भी हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसी से बनाकर चलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बेसिक को समझने के बाद बारी आती है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमें वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नहीं है, कैसे पता करेंगे। एक सिंपल सा तरीका होता है इसमें। डेफिनेशन को देख लेते हैं पहले। इसमें दिया गया है टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे व्हेन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। जब उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा तभी उनको इक्वल बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल यहां पर हमारे पास बोला गया है, एग्जांपल क्या, जहां पर हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास a प्लस आयोटा बी है, Z2 हमारे पास c प्लस आयोटा डी है। तो इस इन दोनों नंबर्स को अगर हमें इक्वल करना है, मतलब मान लो Z1 और जो भी मेरे पास यहां पर Z2 है ये इक्वल है। और किस कंडीशन में होगा वो, जब भी हमारे पास यहां पर जो भी मेरा रियल पार्ट है, जो भी a और c हमारे पास है ये इक्वल होंगे। और जो भी मेरे पास यहां पर इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा बी मेरे पास यहां पर जो आता है वो इक्वल होना चाहिए किसके, आयोटा डी के। रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी जाकर हमारे दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। अगर कोई भी इक्वल नहीं होगा इन दोनों में से, मतलब कोई सा भी एक ऐसा हो गया जो इक्वल नहीं है, तो फिर वो दोनों नंबर इक्वल भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं, बड़ा आसानी से आप समझ पाओगे एग्जाम्पल से। मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक नंबर है 3 प्लस में आयोटा बी, आयोटा 8 ले लेते हैं हमारे पास। दूसरा नंबर ये मेरे पास क्या है, Z1 नंबर मेरे पास आ जाता है। दूसरा Z2 हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास है 3 प्लस में आयोटा 8 है। अगर मैं यहां पर देखूं कि जो भी मेरे पास यहां पर रियल पार्ट 3 और 3 एक दूसरे के इक्वल है, फिर मैं देखूंगा कि जो भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आयोटा 8 जो है ये आयोटा 8 के इक्वल है। रियल पार्ट रियल के इक्वल है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के इक्वल है। इसी कंडीशन में मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर Z1 होगा इक्वल हो जाएगा किसके, Z2 के। ये मेरे पास हो गया। लेकिन अब आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना कौन से इक्वल नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन के लिए एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। एग्जांपल में मान लो मेरे पास Z1 एक नंबर आ जाता है जिसके अंदर 2 प्लस में आयोटा 7 दे रखा है। दूसरा Z2 मेरे पास एक नंबर आ जाता है जिसमें मेरे पास 2 प्लस में आयोटा 8 दे रखा है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर 2 इक्वल्स टू में 2, जो भी हमारा यहां पर रियल पार्ट है रियल के इक्वल है। बट हमारे पास जो भी आयोटा यहां पर 7 है वो इक्वल नहीं है आयोटा 8 के। जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल नहीं है। कोई भी मान लो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होगा। ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है तो नंबर इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है तो भी नंबर इक्वल नहीं होंगे। दोनों इक्वल आने चाहिए। तो मैं यहां पर इस वाली कंडीशन में लिख सकता हूं Z1 नॉट इक्वल्स टू Z2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। इस तरह से इक्विलिटी को चेक किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्लास 11th के, इसके अलावा जेईई में। कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इसी को हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाकर चलेंगे तो जेई में भी इस कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वेशन जो भी क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं।
तो जो भी इक्वलिटी है वो हमने चेक कर ली। अब अगर इनको हमें ऐड करना है, समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। इस वाले पेज पर समझेंगे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनको प्लस कैसे करना है, और प्लस करने के साथ साथ प्लस जो भी एडिशन है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं, ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लास 8 से आपने जानना शुरू किया होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये किस तरह से वर्क करते हैं ये भी हम समझेंगे। सो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है, Z1 इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा बी, Z2 इक्वल्स टू में c प्लस आयोटा डी। दो हमारे पास यहां पर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। अगर हमें यहां पर करना है Z1 प्लस में Z2, तो ये कैसे किया जाएगा? देखो, जो भी हमारे पास रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, यानी कि a को मल्टीप्लाई मतलब ऐड करेंगे यहां पर c में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस c आ जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, जो भी इमेजिनरी वाला पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड होगा, यानी कि मेरे पास यहां पर आयोटा बी है, प्लस में मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा डी हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा, प्लस में आयोटा दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पर क्या आ जाएगा, b प्लस में d आ जाएगा। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स में ऐड होता है। माइंड में इसको सेट रखना। एग्जाम्पल से समझा दूं, बड़ी आसानी से समझ पाओगे। तो मेरे पास यहां पर मान लेते हैं 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है, प्लस में 5 आयोटा दे रखा है, और इसी तरह से मेरे पास एक नंबर और दे रखा है, हमें इसको ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहां पर ले लेते हैं 3, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है 6 आयोटा। हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास Z2 है। अगर मुझे यहां पर Z1 प्लस में Z2 करना है तो क्या हो जाएगा, जो भी रियल पार्ट 2 और 3 है ये ऐड होगा, यानी कि 2 प्लस में 3 आएगा, प्लस में मेरे पास यहां पर 5 आयोटा, प्लस में मेरे पास यहां पर 6 आयोटा आएगा। जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में, रियल पार्ट रियल में ऐड किया जा रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है वो क्या मिलेगा, 2 प्लस में 3 मेरे पास 5 हो जाता है, उसके बाद 5 और 6 मेरे पास कितना हो जाएगा, 11। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आयोटा आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस में आयोटा 11, ऐसे भी लिखोगे तो भी आंसर है, ऐसे लिखोगे तो भी आंसर है। इतना सिंपल होता है यहां पर एडिशन करना। अब यहां पर जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो हमें समझ लेनी चाहिए। देखो, किस किस तरह की प्रॉपर्टी यहां पर हमें फॉलो करनी है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसको बोला जाता है। तो यहां पर सबसे पहले प्रॉपर्टी जो भी हमारी सबसे पहली आती है, मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास Z1 एक नंबर है, प्लस में मेरे पास Z2 एक नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम दोनों के दोनों नंबर को ऐड करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक गारंटी है, हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। हमारा यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये हमें बताती है क्लोजर लॉ या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। अगली हमारे पास यहां पर आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मान लो हमारे पास यहां पर क्या है, Z1 प्लस में मेरे पास यहां पर Z2, कोई भी दो नंबर मैंने यहां पर ऐड कर दिए। जैसे मेरे पास Z1 Z2 यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे, दोनों को मैंने ऐड किया। अगर मान लो इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, मैं पहले लिखूं Z2 फिर लिखूं यहां पर Z1, तो कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। या तो मैं Z1 प्लस में Z2 करूं या Z2 प्लस में Z1 करूं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो हमारा आंसर है वो सेम रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आती है ना वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। अगर मान लो हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, मान लो मेरे पास यहां पर एक Z1 है, उसके बाद ऐड किया जा रहा है उसको किसमें, Z2 में, और प्लस में मेरे पास यहां पर Z3 में। पहले यहां पर क्या किया गया है, Z2 Z3 को ऐड कर लिया गया है, फिर Z1 को ऐड किया गया है, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास। हम ऐसे कर सकते हैं Z1 प्लस में Z2, और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, प्लस में Z3 आ जाता है। तो एडिशन की जो भी हमारी ये प्रॉपर्टी है, अगर हम पहले Z2 Z3 को ऐड कर ले फिर Z1 में ऐड करें, या फिर हम Z1 Z2 को पहले ऐड कर ले फिर Z3 में ऐड करें, तो हमारा जो रिजल्ट है ना वो आउटकम जो है ना वो हमें सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। ये हमारी होती है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम इसको बोल सकते हैं। अगला मेरे पास यहां पर जो आता है उसको बोलते हैं एडिएटिव आइडेंटिटी। एडिएटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो मेरे पास यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, या फिर Z1 ले लो। अगर मुझे इसमें जीरो ऐड करना है, जीरो ऐड करने पर क्या रहेगा, कोई भी डिफरेंस आएगा ही नहीं, जो भी हमारे पास यहां पर Z1 है वही आएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो, जो भी मेरे पास यहां पर इसी का एक आउटकम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z1 माइनस में मेरे पास Z1 करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। यही आउटकम मिलेगा ना, Z1 को इधर ले अगर आ जाते हैं, जीरो को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आउटकम भी आप इसका
कंक्लूड कर सकते हो। एडिएटिव इनवर्स हमारे पास आ जाता है। एडिएटिव इनवर्स जो हमारे पास बनेगा उसको ध्यान देना है आपने। एडिएटिव इनवर्स क्या होता है? अगर मैं यहां पर मतलब एडिएटिव इनवर्स कुछ इस तरह से ही हो जाता है। फिर भी देखो, मान लो मेरे पास यहां पर Z1 एक नंबर दे रखा है। अगर मुझे Z1 को 0 करना है, एडिएटिव इनवर्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी Z1 है इसी का जो भी प्लस करना पड़ेगा माइनस में Z1 को, तो जाके मेरे पास ये 0 होगा। मतलब कंक्लूजन निकालेंगे तो ऊपर वाले पर ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अलग-अलग प्रॉपर्टीज हैं एडिएटिव आइडेंटिटी और एडिएटिव इनवर्स। इसी से हम एडिएटिव इनवर्स को भी यहां पर डिराइव कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए हमें करना कैसे है? कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन का एग्जाम्पल हमने समझा और जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी हमने समझ ली। अब बारी आएगी सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि बिल्कुल अलग टाइप के नंबर्स है ना, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, कौन सी नहीं होती है, सारी चीजें हमें समझनी है। अब सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, आ जाओ अगले पेज पर। अगला हमारे पास यहां पर आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, नहीं ध्यान से देखो, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करने का एक ही तरीका होता है, सब्ट्रैक्ट करके। तो हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? मान लो मेरे पास यहां पर Z1 और Z2 दो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? Z1 माइनस में Z2 करने वाला हूं। सब्ट्रैक्शन ऐसे ही तो होता है, डिफरेंस ऐसे ही तो फाइंड किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल वे में जो भी हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि A माइनस में C हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। जो भी मेरे पास इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा बी है और यहां पर आयोटा डी है, इनको भी बीच में माइनस का साइन लगाया जाएगा। तो मेरे पास यहां पर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? A माइनस सी, और उसके बाद प्लस में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा B माइनस में D। ये मेरे पास आउटकम मिलेगा, ये मेरे पास रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल लेकर समझना बहुत जरूरी है। तो इसी के नीचे यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या होगा? मान लेते हैं Z1 हमारे पास एक नंबर दिया गया है, जैसे 3 प्लस में मेरे पास 2 आयोटा दे रखा है। Z2 मेरे पास यहां पर एक नंबर दे रखा है, Z2 में मेरे पास यहां पर मान लेते हैं 6 प्लस में आयोटा दे रखा है। तो इसको अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है, Z1 माइनस में Z2, Z2 माइनस में Z1। तो डिफरेंस फाइंड करके देख लेते हैं। पहले यहां पर देख लेते हैं Z1 माइनस में Z2 की वैल्यू आएगी आखिर क्या? ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। तो मेरे पास सबसे पहले रियल में से रियल पार्ट को, यानी कि मेरे पास 3 माइनस में 6 आ जाएगा, प्लस में 2 आयोटा में से आयोटा को, तो मेरे पास यहां पर 2 आयोटा माइनस में मेरे पास आयोटा, हमारे पास क्या मिलेगा? माइनस में 3 मिलेगा, प्लस में अगर मैंने आयोटा कॉमन ले लिया तो 2 माइनस 1 मेरे पास आएगा यहां पर। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में 3, और उसके बाद मेरे पास यहां पर प्लस में आयोटा 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर बनेगा। लेकिन क्या मैं यहां पर सेम काम करूं? अगर मैंने यहां पर Z1 माइनस Z2 किया, फिर मैं अगर यहां पर करता हूं Z2 माइनस में Z1, क्या रिजल्ट मुझे सेम मिलेगा? इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। तो जो भी मेरे पास यहां पर Z2 में से Z को कर रहे Z1 को कर रहे हैं, तो मेरे पास यहां पर 6 माइनस में 3 आएगा, और उसके बाद प्लस में आयोटा माइनस में मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा? जो भी ब्रैकेट है उसकी तो जरूरत नहीं है, आयोटा माइनस में मेरे पास 2 आयोटा हो जाएगा। तो 6 माइनस में करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, प्लस में यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा? आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस में मेरे पास 2 आ रहा है, तो मेरे पास यहां पर रिजल्ट क्या मिल रहा है? 3, और उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी है प्लस माइनस, अभी के लिए चलो लिख लेते हैं, प्लस में मेरे पास आयोटा 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। रिजल्ट आएगा हमारे पास 3, प्लस माइनस माइनस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। ध्यान से देखो, जो भी हमारे पास यहां पर रिजल्ट आया और यहां पर रिजल्ट आया है वो बिल्कुल अलग अलग है, वो सेम नहीं है। तो एक कंक्लूजन यहां पर निकाला जा सकता है कि जो भी मेरे पास Z1 माइनस में Z2 है, नॉट इक्वल्स टू Z2 माइनस में Z1, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं। देख सकते हो यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आया और यहां पर जो रिजल्ट आया है उनमें साइन का डिफरेंस है। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा। साइन का डिफरेंस आपको देखने को यहां पर मिल जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंस फाइंड कर सकते हो कि नहीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बना वो भी यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। चलो इसको भी समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। बारी आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहां पर दिए गए हैं Z1 Z2, अगर हमें इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है तो तरीका क्या होगा? देखो, मल्टीप्लीकेशन करने में जो हम फॉलो करते हैं ना वही हमें करना है। Z1 इंटू में मेरे पास यहां पर Z2 आएगा। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या होगा? जो भी मेरे पास A है वो पहले C से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला जो A है वो
डी से, मतलब आयोटा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, पहले रियल वाला पार्ट रियल से, फिर रियल वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई होगा। सेम यहां पर हम क्या करेंगे, आयोटा बी को पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा बी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो समझ गए होगे ना, पहले जो भी मेरे पास ए है उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा, ए को आई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, ए इंटू में आयोटा डी आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो भी यहां पर आता है आयोटा बी, इससे सी को मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी इंटू में आयोटा बी हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर आयोटा और आयोटा आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मेरे पास आएगा, आयोटा बी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करना है तो आयोटा बी, और उसके बाद मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, आयोटा डी आ जाता है। ध्यान से देख लेना, समझ में आपको आना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास यहां पर जो भी एसी है वो एज इट इज आ जाएगा, ए डी आयोटा हो जाएगा। मेरे पास यहां पर मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आयोटा ए डी, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहां पर, आयोटा बी सी लिख सकते हैं हम। इसके बाद मेरे पास यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ना, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, बी और डी को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर रिजल्ट जो मेरे पास आएगा यहां पर, ए सी प्लस में आयोटा ए डी, और उसके बाद प्लस में आयोटा यहां पर हमारे पास आ जाता है बी सी, प्लस का साइन लगाओ या फिर मैं कहूं माइनस का साइन लगा लें। जो भी मेरे पास आयोटा होता है, मैंने आपको बताया था ना, आयोटा का जो भी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। पीछे वाले पेजेस पर, सबसे पहले वाले पेज पर मैंने आपको ये बताया है। जो भी हमारे पास यहां पर आयोटा का स्क्वायर है -1 के इक्वल होता है। तो यहां पर देखो हमारे पास जो भी आयोटा का स्क्वायर है वो -1 के इक्वल आ गया। तो यहां पर मैंने अगर प्लस का साइन लगा लो, -1 मैंने रख दिया, फिर मेरे पास आ गया बी डी। ध्यान से देखना हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी प्लस आयोटा में मेरे पास ए डी, प्लस में आयोटा बी सी, और प्लस माइनस माइनस में बी डी, ये आउटकम मेरे पास मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन करने में आपको यहां पर इस वाले पॉइंट का ध्यान रखना है। आपको लगा होगा सिंपल होगी मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा एक ट्रिक यहां पर मैंने आपको बता दी है। आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप क्या रखोगे, -1 रखोगे। यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू में -1 हमारे पास हो जाता है। चलो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। विदाउट एग्जांपल, विदाउट रियल कैलकुलेशन हमें समझ में चीजें कम आती हैं। एग्जांपल लोगे ना तो माइंड में अच्छे से सेट होगा। मान लेते हैं मेरे पास यहां पर कोई भी दो नंबर है, जैसे मेरे पास यहां पर Z1, मान लेते हैं मेरे पास यहां पर क्या है, Z1 एक नंबर है जिसमें मेरे पास यहां पर 2 दे रखा है और उसके बाद प्लस में आयोटा 4 दे रखा है। Z2 मेरे पास एक नंबर हो जाता है जिसके अंदर मेरे पास यहां पर 3 प्लस में आयोटा 5 हो जाता है। तो इसको हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। आपको जो भी लगता है वो कर लो। हमारे पास यहां पर क्या होगा, Z1 इंटू में Z2 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा, प्लस में 2 को आयोटा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 इंटू में आयोटा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आयोटा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पर 3 आयोटा 4 आ जाएगा, और आयोटा 4 को आयोटा 5 से, तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, आयोटा 4 इंटू में मेरे पास आयोटा 5, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगी। तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 3 जा मेरे पास 6 हो जाएगा, 2 5 जा मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आयोटा आ जाएगा। मैं आयोटा को पहले भी लिख सकता हूं तो यहां पर आयोटा 10 हो गया, 3 4 जा यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा 12 हो जाएगा। आयोटा आयोटा मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और 4 5 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, 20। ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास 6 है, प्लस में मेरे पास आयोटा मैंने कॉमन ले लिया तो 10 12 मेरे पास यहां पर ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी प्लस का साइन है आयोटा की जगह पर -1 मैंने रख दिया। इसके बाद जो भी हमारे पास 20 है वो एज इट इज। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 6 प्लस में 10 प्लस में 12 कितना हो जाएगा, पहले आयोटा लिख लिया, 10 प्लस में 12 मेरे पास यहां पर हो जाएगा 22, और यहां पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस, और यहां पर आ जाएगा 20। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो 6 माइनस में 20 करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 14, और उसके बाद प्लस में मेरे पास आयोटा 22 आ जाता है। देख रहे हो यहां पर जो भी हमारे पास नंबर दिया गया था, दोनों नंबर्स को अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास प्लस माइनस के साइन भी चेंज होते हैं। जहां पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमें -1 सब्सटीट्यूट भी करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मल्टीप्लीकेशन में हमें यहां पर समझ लिया है। देखो अगर मेरे पास जो भी नंबर है वो ए बी की फॉर्म में होगा, सी डी की फॉर्म में होगा, तो आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर लेना। अगर आपको एक्चुअल में 2 3 4 5 या कोई भी अदर नंबर दे रखे होंगे तो आप इस तरह से परफॉर्म आप कर सकते हो। आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है, आपको मैंने यहां पर पूरा एग्जाम्पल समझा दिया है। अभी जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। यस होती हैं, डेफिनेटली होती हैं प्रॉपर्टीज। समझनी है तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर।
बात करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो ये प्रॉपर्टीज वो फॉलो करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पर आ जाती है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होगा, मान लो मेरे पास यहां पर कोई Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनटू मैंने किया उसको Z2 के साथ, या फिर कोई भी दो से ज्यादा नंबर हमारे पास हो जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यही हमारी प्रॉपर्टी ये हमें बताती है। तो जो भी हमारे पास यहां पर दो नंबर होंगे कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स ही हमें आउटकम में मिलने वाला है। फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ आपको एडिशन में भी फॉलो करा था, तो यहां पर भी ये फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव लॉ में होता क्या है, मान लो मेरे पास यहां पर एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, मल्टीप्लाई मैंने किया यहां पर Z2 के साथ। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, Z2 को पहले लिखूं और उसके बाद मेरे पास Z1 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों हमारे पास इक्वल होंगे। Z1 इंटू Z2 और इक्वल होगा Z2 इंटू में Z1, सेम यहां पर हमारे पास आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, मान लो मेरे पास जो नंबर्स है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा है, ज्यादा की मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे, Z1 जो मेरे पास है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहां पर Z2 इंटू में Z3 कर लिया जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, Z1 इंटू में Z2 और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, Z3 के साथ किया जाएगा। पहले हम यहां पर Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करने के बाद Z1 से मल्टीप्लाई करें, या फिर Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद Z3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा, हमारे पास रिजल्ट सेम मिलेगा। ये होती है हमारी एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, जो मल्टीप्लीकेशन की हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, मेरा गला थोड़ा सा खराब है लेकिन बात को समझो। यहां पर हमारे पास क्या होगा, Z1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे पास Z1 ही आ जाएगा। सिंपल पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रहेगा, कोई डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर आपको समझाता हूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास मान लो Z1 एक नंबर है, अगर मैं इसका इनवर्स यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो भी इनवर्स मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पर रिजल्ट हमारे पास 1 मिल जाए। कई बार आपको पता है क्या करना होगा, ऐसे दिया होगा क्वेश्चन की फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है और आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। अब क्लास 8th में भी पढ़ा है तुमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, मेरे पास मान लेते हैं Z1 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं यहां पर Z2 और इनटू में मेरे पास यहां पर कितना आता है, Z3 आता है, प्लस का साइन लगेगा यहां पर Z3 आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, जो भी मेरे पास यहां पर ये Z1 है, Z2 से मल्टीप्लाई होगा और Z3 से मल्टीप्लाई होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे पास, Z1 इनटू में मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू का साइन लगेगा और मेरे पास यहां पर हो जाएगा Z2। बीच में जो भी साइन है, प्लस भी दिया जा सकता है, माइनस भी दिया जा सकता है, जो साइन हो उसको हमें फॉलो करना है। प्लस साइन है, फिर Z1 को Z3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो Z1 इनटू में मेरे पास यहां पर आ जाएगा Z3। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अगर उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास जो भी रिजल्ट है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो फॉलो करेंगे और उनसे क्या क्या रिजल्ट हमें यहां पर मिलते हैं, अति आवश्यक है ये समझना। अगर तुम इसको नहीं समझोगे तो पछताने के अलावा मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें इसको बिना समझे सोल्व कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए शॉर्टकट में नहीं, डिटेल में पढ़ो सभी चीजों को, ताकि आपके जो जेई के एग्जाम है, सीयूईटी के एग्जाम है, उनमें अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलो मल्टीप्लीकेशन तो हो गया, डिवीजन भी करनी सीखनी है। आ जाओ अगले पेज पर। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे होगी, डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, इसीलिए पहले मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी। तो यहां पर कोई एग्जांपल लेकर समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट हमारा एग्जांपल से ही बिल्ड हो जाएगा, यकीन रखो। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं जिसकी डिवीजन परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास यहां पर एक नंबर है, मेरे पास यहां पर क्या है, Z1, और नंबर मेरे पास क्या है यहां पर 2 प्लस में आयोटा 3 है। फिर मेरे पास एक Z2 नंबर है जिसमें मेरे पास क्या आ जाता है, 4 प्लस में आयोटा 5 है। जस्ट मैंने दो नंबर यहां पर लिखे। मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर
Z1 अपॉन में Z2 करना है, यानी कि डिवीजन परफॉर्म करनी है। जो भी मेरे पास यहां पर नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखने हैं, तो जो भी मेरे पास Z1 की वैल्यू यहां पर रख देंगे। 2 प्लस में आयोटा मेरे पास 3 आ जाती है, डिनोमिनेटर में मेरे पास यहां पर 4 प्लस में आयोटा 5 आ जाता है। अब यहां पर आपको एक खेल खेलना है, जो आपने क्लास 9th में सीख लिया था, वही खेल खेलना है। मैं आपको यहां पर उस खेल का एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं। यहां पर मेरे पास होता है a प्लस में b, और उसके बाद मेरे पास यहां पर a माइनस b। इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, और इस फॉर्मूले का जो भी हमारे पास आउटकम है वो क्या मिलता है, हमें यहां पर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मिलता है। ये फॉर्मूला आपने क्लास 9th में सीख लिया होगा। और इस फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है, वीडियो को रोको, जरा गेस करो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। गेस करके देखो आपकी तरफ क्या स्टेप होगा। क्लास 9th में सीख चुके हैं हम वो स्टेप। जस्ट वीडियो को एक बार रोको और गेस करो कि क्या स्टेप हो सकता है, उसे कमेंट करके बताओ। सभी को देखते हैं कौन कौन सही होंगे। तो यहां पर जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा ना, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर जो भी मेरे पास होगा उसको रैशनलाइज करना है, यानी कि इसको ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बीच वाला साइन जो होता है वो चेंज करके। तो मेरे पास 4 माइनस में आयोटा 5 आ जाएगा, और यहां पर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस में आयोटा 5 आ जाएगा। किस किस ने सही गेस किया है कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अब जो मेरे पास यहां पर सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास यहां पर रियल पार्ट है रियल से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मेरे पास 2 इंटू 4 आ जाएगा। 2 को आयोटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर जो भी नंबर है प्लस माइनस माइनस, जो भी मेरे पास यहां पर 2 है वो आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा। फिर मेरे पास आयोटा 3 को भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन लगेगा। 4 इंटू में मेरे पास यहां पर आयोटा 3 आ जाता है। फिर मेरे पास प्लस माइनस माइनस आयोटा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर आयोटा 5 के साथ। डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर में जब हम रैशनलाइज करते हैं, बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास जो भी नंबर है 4 का मैंने कर दिया स्क्वायर, माइनस में मेरे पास जो भी आयोटा 5 है इसका भी मैंने कर दिया यहां पर स्क्वायर। ध्यान से देखना, 2 फोर हमारे पास यहां पर 8 आ जाता है। मैं यहां पर माइनस में 2 को माइनस 2 5 कितना हो जाएगा, 10 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद प्लस में मेरे पास 4 3 कितना हो जाएगा, मेरे पास 12 आयोटा हो जाएगा। और माइनस में मेरे पास यहां पर क्या होगा, जो भी आयोटा है आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारी जो भी वैल्यू आती है 4 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर करना है हमें। 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 हो जाएगा। आयोटा जो भी मेरे पास है इसका स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलो इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो भी वैल्यू ऊपर की तरफ हमारे पास 8 आती है वो एज इट इज आ गई। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा, 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस से प्लस में 12 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास यहां पर आयोटा है उसको कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन लेने पर भी रिजल्ट वही बनेगा। तो 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा मेरे पास कितना हो जाएगा, आयोटा 2 हो जाएगा। आयोटा 2 लिख सकते हैं, 2 आयोटा लिख सकते हैं। माइनस में मेरे पास आयोटा जो भी मेरे पास यहां पर होता है इसका स्क्वायर करने पर कितना आता है, -1 आता है। तो यहां पर मैं -1 रख देता हूं, इनटू में मेरे पास कितना हो जाएगा 15, अपॉन में मेरे पास यहां पर आ जाता है 16, माइनस में यहां पर भी कितना रख देता हूं, -1 रख देता हूं, और मेरे पास यहां पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको आगे यहां पर सोल्व कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सा पॉइंट हमारे पास यहां पर हो जाता है, जो भी 8 है एज इट इज आ जाएगा। आगे मेरे पास जो भी नंबर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर 15 आ जाएगा। फिर बचा क्या हमारे पास यहां पर, प्लस में आयोटा 2, डिनोमिनेटर की बात करते हैं। 16 मेरे पास यहां पर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्लस में 25 ही हो जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे, 8 प्लस में 15 हमारे पास कितना हो जाता है, यहां पर 23 हो जाता है। प्लस में मेरे पास आयोटा 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 16 प्लस में 25 41 हो जाता है। सो यहां पर जो भी मेरे पास आता है 23 अपॉन में 41, मतलब फाइनल आंसर हम ये नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शंस को अलग अलग करके लिखेंगे। ये मेरे पास रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, जो भी मेरे पास यहां पर आयोटा है, यहां पर कितना बचा हमारे पास 2, और अपॉन में कितना आ जाता है मेरे पास 41। तो ये एक्चुअल फॉर्म होगी। हमें क्लियर दिखना चाहिए अपने आंसर में कि रियल पार्ट कौन सा है और जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है। तो ये हमारे पास बन जाता है फाइनल आंसर। जो भी हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या-क्या सीख लिया है कि एडिशन कैसे करना, मतलब इस वाले क्वेश्चन से पहले हमने एडिशन कैसे करना है, प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, प्रॉपर्टीज क्या-क्या होती है, डिवीजन भी हमने सीख लिया है।
आपको लगेगा यही तो होता है मैथमेटिक्स में, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना। और भी बहुत सारे गेम होते हैं मैथमेटिक्स में। एक गेम और खिलाता हूं आयोटा का, जिसमें हम आयोटा की पावर करेंगे। पावर 1 हो तो क्या होगा, 2 हो तो क्या होगा, 3 हो तो क्या होगा, 4 हो तो क्या होगा। इसी तरह से आयोटा की जो भी पावर्स है ना, मान लो 999 पावर दे दी गई है तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। आ जाओ गेम शुरू करते हैं पावर का आयोटा की नेक्स्ट पेज से। अब खेल शुरू होता है पावर का, तो जो भी अयोटा होती है उसकी पावर पर हमें ध्यान देना है। इसकी पावर को हमें कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना है। हर एक पावर के लिए हमें अयोटा को सोल्व करना है। अलग अलग तरह से हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास यहां पर जो भी बनता है वो क्या हो जाएगा कि अयोटा पे अगर पावर 1 है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, रूट के अंदर -1 हो जाता है। ये तो हमने सबसे पहले वाले पेज पर सीख ही लिया था, इसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट पर मूव करेंगे तो दूसरा पॉइंट मेरे पास यहां पर क्या बन जाता है, आयोटा का मुझे यहां पर कर देना है स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाता है, आप कहोगे -1। ये भी हमने सीख लिया था, तो क्या ही आयोटा हमारा बिगाड़ लेगा। देखो अब ध्यान से, आयोटा की पावर 3 करके देखते हैं। तो जो भी मेरे पास यहां पर थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें पावर बढ़ाते जाएंगे। आयोटा की पावर कितनी हो जाती है हमारे पास 3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। पावर 3 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू में मेरे पास आयोटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, -1 इंटू में मेरे पास आयोटा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, माइनस में यहां पर हमारे पास क्या मिल जाता है, आयोटा मिल जाता है। तो समझ में आई बात। पावर 3 करने पर क्या होगा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, डन। इसी तरह से हमारे पास यहां पर फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, जिसमें हमारे पास आयोटा पे पावर 4 हो जाती है। आयोटा पे पावर 4 होने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू में मेरे पास आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी होती है, -1 होती है। उसके अलावा मेरे पास फिर से आयोटा के स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। तो आयोटा जो भी मेरे पास है, ध्यान से देखना, आयोटा मेरे पास यहां पर -1 था, -1 अंडर रूट, फिर -1 हुआ, फिर आयोटा माइनस का हुआ, फिर मेरे पास यहां पर 1 आ गया। अब गेस करो कि पावर 5 करने पर क्या होगा। पावर 5 करने पर क्या होगा, ये हम सोल्व करके ही पता करेंगे। तो जो भी हमारे पास यहां पर फिफ्थ वाला आता है, इसके अंदर कर लेते हैं आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इनटू में उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब मैंने पावर 4 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है ना 4 कितना आया है, अभी तो निकाला है हमने यहां पर। अगर मुझे नहीं पता होता तो फिर मैं कैसे लिखता, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, समझ रहे हो। तो आपको अगर पता है आयोटा पावर 4 कितनी है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जस्ट यहां पर 1 रख दूंगा और इनटू में मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, आयोटा। यानी कि मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा यहां पर, आयोटा बन जाता है। अब देखो यहां पर हमारे पास हो क्या रहा है, मेरे पास पावर 2 करने पर 1 आया, फिर मेरे पास माइनस आयोटा आया, फिर 1 आया, फिर मेरे पास आयोटा आया। आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, पावर बढ़ाते चलो, यही साइकिल रिपीट होगी हमारी। जो भी आयोटा मेरे पास आएगा, आयोटा की पावर 6 कितनी होगी, -1 आएगी। मैं बता रहा हूं, चेक कर लो बेशक आप। जो भी मेरे पास यहां पर सिक्स्थ वाला है, इसके अंदर क्या होगा, आयोटा की पावर 6 करने पर हमारे पास कितना आएगा, जो भी मेरे पास आयोटा की पावर 6 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 3 और इनटू में मेरे पास यहां पर आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की पावर 3 हमने यहां पर निकाला था, कितना था, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा इनटू में मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में आयोटा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस यानी कि आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, -1 होता है। तो बात को समझ में आई। जो भी मेरे पास ये साइकिल है ना, आप क्या करोगे, यहां पर साइकिल कहां से शुरू होती है, -1 से शुरू होती है। ठीक है, -1 से आपने पावर बढ़ाई, एक पावर बढ़ाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में आयोटा आ जाएगा। और पावर बढ़ाओगे तो आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और पावर बढ़ाओगे तो फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस का आयोटा आ जाएगा। और पावर इंक्रीज करोगे तो यही यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। पावर 7 क्या होगी, अयोटा की पावर 7 करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 के बाद मेरे पास क्या आता है, माइनस अयोटा आता है। पावर 8 कितना आएगा, पावर 9 कितना आएगा, पावर 10 कितना आएगा, पावर 11 कितना आएगा, पावर 12 कितना आएगा। यहां पर जो मैंने आपको बताया है, इसको बोलते हैं अयोटा की साइकिल, अयोटा साइकिल। मस्त वाला पॉइंट हमारे पास यहां पर हमने बना लिया है। तो ज्यादा नहीं करते हैं, 6 तक हमने अयोटा की जो भी पावर है इसको किया। लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमारा और भी होता है ना, पावर सिर्फ पॉजिटिव थोड़ी होती है, नेगेटिव भी तो होती है।
तो नेगेटिव पावर रखकर देखें, आयोटा की पावर मेरे पास अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर 7th वाले पॉइंट में जो भी मेरे पास आयोटा है उसकी पावर -2 मैंने रख दी, तो आयोटा की पावर -2 का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास यहां पर 1 अपॉन में आयोटा का स्क्वायर, पावर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में हमने उसको भेज दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर, तो मेरे पास यहां पर 1 अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ओवरऑल रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। आगे और बढ़ेंगे, अगर मैं पावर यहां पर -2 की बजाय -3 कर दूंगा तो क्या होगा देखते हैं। तो मेरे पास यहां पर 8th वाला पार्ट है, आयोटा की पावर मैंने क्या कर दी, -3 कर दी, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आयोटा की पावर डिनोमिनेटर में भेज दिया, पावर पॉजिटिव, मेरे पास यहां पर 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 3 कितनी है, यहां पर देखो माइनस में आयोटा आ जाता है, माइनस में मेरे पास आयोटा आ गया। क्या हमारा यही आंसर होगा। एक बात बता दूं, आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, ऊपर भेजो इसको। ऊपर भेजने पर कैसे करना होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आयोटा पे साइन माइनस का है तो मैं यहां पर आयोटा ऊपर प्लस का और यहां पर भी आयोटा प्लस का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। तो मेरे पास 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आयोटा आ जाएगा, माइनस 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 में मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरे पास यहां पर आयोटा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास यहां पर क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, मेरे पास -1 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस का 1, यानी कि इस तरह से आएगा आयोटा अपॉन में 1 विच इज इक्वल टू आयोटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। आपको कभी भी आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो आप रैशनलाइज करके उसको सोल्व कर देना। क्यों नहीं रखना है हमें, क्योंकि आयोटा क्या होता है, रूट के अंदर होता है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट के अंदर वैल्यू नहीं रखी जाती है। बात आई समझ में। अगर ये समझ में आपको आ रहा है, और जो भी यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है आयोटा की साइकिल वाला, ये पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आयोटा की साइकिल वाला। इसके अलावा मैंने आपको समझा दिया है कि पॉजिटिव वैल्यू कैसे वर्क करती है, नेगेटिव वैल्यू कैसे वर्क करती है। डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, क्योंकि आयोटा का मतलब होता है रूट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है उसको ऊपर भी नीचे भी साइन चेंज करके मल्टीप्लीकेशन कर देना, रैशनलाइज कर देना। अभी तक आपने जो समझा है ना वो छोटी छोटी वैल्यूज है। मान लो आपको आयोटा पे ऐसे पावर दे रखी है, आयोटा पे मान लो 26 दे दिया गया, ये तो हम फंस जाएंगे। हम तो फंस गए हैं, आयोटा पे पावर अगर 26 दे दी फिर हम कैसे करेंगे। समझने के लिए चलो आ जाओ अगले पेज पर आ जाना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम समझने वाले हैं बड़ी पावर के लिए अयोटा क्या होगा। बड़ी पावर है उसको भी हम तोड़ के दिखाएंगे, ऐसा इन फॉर्मूले से किया जा सकता है। शॉर्टकट फॉर पावर्स ऑफ अयोटा, अयोटा की जो भी मेरे पास पावर होती है उनका एक शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट मैंने आपको वैसे तो पीछे वाले पेज पर बता ही दिया है, लेकिन डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने आपसे पीछे वाले पेज पर क्या पूछा था कि अयोटा की पावर 26 कितनी होगी, तो जो भी मेरे पास यहां पर 26 है हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 6 जा, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 26 को हम 4 के फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब 4 के या 4 से इसको डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको यहां पर 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 6 जा मेरे पास 24 प्लस में मेरे पास 2, ऐसे मेरे पास यहां पर ये वैल्यू आएगी। जो भी यहां पर आपको दिया गया है ना, अब इससे रिलेट करना है आपने, ध्यान दो। मैं यहां पर जो भी आयोटा है उस पर पावर कितनी है, 26 है। मैं यहां पर इसको कैसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 26 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू में 6 प्लस में मेरे पास 2। आपको इसमें से कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखो 4 है, जो भी हमारे पास यहां पर ये होगा इसको के की तरह ट्रीट करो, रिमाइंडर जो भी मेरे पास आता है वो 2 होगा, और इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, -1 आएगा। समझ गए। इसके बाद अगर मैं आयोटा के बाद आयोटा पे और कोई पावर लगाऊं, जैसे मान लो मैंने यहां पर 40 लगा दी, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू में 10 लिख सकता हूं, यानी कि 4k, ये किस फॉर्म में है हमारे पास, 4k की फॉर्म में है। अगर 4k की फॉर्म में है तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेरे पास यहां पर होगा, जैसे आयोटा पे मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, कोई भी पावर लगा लेता हूं, 39 लगा लिया जैसे मैंने, तो यहां पर इसको कैसे लिखा जा सकता है, आयोटा, उसके बाद मेरे पास पावर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 9 और प्लस में मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 के प्लस में 3, जो रिमाइंडर बचा है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहां से, मतलब आपको 4 पॉइंट यहां पर लर्न करने हैं। ये है 4 के प्लस में 3 की फॉर्म में आयोटा पे पावर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर माइनस आयोटा हो जाएगा। इस बात को समझ के चलना है। अब देखो, अगर मेरे पास पावर 4 का मल्टीपल है, एग्जैक्टली 4 से मल्टीपल है तो क्या आएगा, 1।
अगर 4 में एक रिमाइंडर है तो आयोटा, 2 रिमाइंडर है तो माइनस में 1 आ जाएगा, 3 रिमाइंडर है तो मेरे पास आयोटा। फिर से ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होती रहेगी। 3 से ज्यादा रिमाइंडर बचेगा नहीं, अगर मान लो यहां पर 4 रिमाइंडर बचता तो वो डिवाइड ही हो जाता। तो ये वाली जो साइकिल हमारे पास है ना, यही साइकिल रिपीट होगी। ये बात ध्यान में रखो, इस बात को माइंड में सेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जेई के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो यहां से बनते हैं। जैसे मैं आपसे और कोई एग्जांपल ले लूं, आयोटा की पावर यहां पर मैं लिख देता हूं, मेरे पास कितनी होगी 22। आयोटा की पावर 22 को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा मेरे पास यहां पर कितना हो जाएगा 4 इंटू में 5 प्लस में मेरे पास 2 आ जाएगा। अगर मेरे पास यहां पर 2 है तो कितना हो जाएगा -1 आ गया, समझ रहे हो। 2 है तो -1 आ गया। मैंने यहां पर 2 का एग्जांपल ले लिया, 3 का एग्जांपल ले लिया, हमारे पास कौन सा एग्जांपल बचा, 1 का बचा। तो 1 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा मेरे पास यहां पर कितना हो जाता है 25। आयोटा की पावर 25 होगी तो क्या होगा, ये मेरे पास आयोटा जो भी 25 है इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू में 4 और प्लस में 1। 1 अगर मेरे पास होगा तो उसके लिए आ जाएगा हमारे पास आयोटा। तो जो भी मेरे पास ये साइकिल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर आयोटा की बड़ी पावर्स। बड़ी पावर्स है, आप या तो ये लर्न कर लो या फिर ये लर्न कर लो। रिमाइंडर 1 होने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 2 होने पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 होने पर कितना आ जाएगा, और रिमाइंडर 4 आने पर कितना आ जाएगा। आप इन फॉर्मूलों को रटने की बजाय सिंपल एक साइकिल बना लो, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। 1 मतलब रिमाइंडर 1 मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। रिमाइंडर यहां पर क्या होगा, मेरे पास गलत लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा मेरे पास 0, गलत गलत हो गया, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा, थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, सही कर देते हैं इसको, रुक जाओ। रिमाइंडर मेरे पास 0 होने पर, यहां पर 1 होने पर, 2 होने पर और यहां पर 3 होने पर, क्योंकि 4 तो रिमाइंडर रहेगा ही नहीं ना। तो ये मेरे पास यहां पर क्या बन जाता है, एक ट्रिक बन जाती है। अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 है तो पावर 1, रिमाइंडर 1 है तो पावर हो जाएगी, मतलब जो भी रिजल्ट है आयोटा। रिमाइंडर 2 है तो -1, अगर मेरे पास रिमाइंडर 3 है तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाता है। तो पावर ऑफ आयोटा का गेम हो गया ओवर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले पेज पर। अगर हमारे पास मान लो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा उन्हीं से रिलेटेड आता है, उन पर हम आइडेंटिटीज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, आपको यहां पर दिखेगा Z1 प्लस में Z2 का होल स्क्वायर करेंगे तो Z1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू Z1 Z2 प्लस में मेरे पास Z2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे भैया ये तो अलग नहीं है, बस इसको अप्लाई करना का तरीका जो है ना वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग रखना है। सिंपल वे में हमारे पास ये फॉर्मूला वही तो है, ए प्लस में बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में मेरे पास 2ab और प्लस में मेरे पास यहाँ पर क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो सिंपल फॉर्मूले वही है, बस उनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा गया है। Z1 माइनस Z2 के लिए -2Z1 Z2 आ जाएगा, फिर मेरे पास एज इट इज इसी तरह से क्यूब वाला फॉर्मूला हमारे पास होता है Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार इसको प्लस के साथ लिख देंगे, एक बार माइनस के साथ लिख देंगे। तो ये आइडेंटिटीज भी आपको बहुत जरूरी है माइंड में रखना, कि आइडेंटिटीज भी हम इन पर अप्लाई करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आएंगे ऐसे एग्जाम में भी और आपकी बुक में भी दिए होंगे। हो सकता है बुक में ना दिए हो लेकिन एग्जाम में जरूर बनते हैं। क्वेश्चन पेपर मेरे से ले लेना, मिड टर्म में भी आते हैं और फाइनल में भी आते हैं। तो आइडेंटिटीज हमारे पास यहां पर हो जाती हैं। आइडेंटिटीज के बाद कॉन्जुगेट ऑफ जेड, यानी कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना। और इसकी डेफिनेशन में हमें यहां पर सबसे पहले दिया है, कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार। जेड के ऊपर अगर बार लगा दो, जो भी मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ जेड है वो क्या हो जाएगा, जेड लिखो उसके ऊपर बार लगा दो, इस तरह से कॉन्जुगेट ऑफ जेड को डिनोट किया जाता है। इसका एग्जांपल लेने की जरूरत है हमें क्या, बिल्कुल जरूरत है। हमारे पास मान लो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार से इसको डिनोट किया जाएगा और मेरे पास ये क्या हो जाएगा a, बीच में जस्ट साइन जो होता है ना वो चेंज कर दो, माइनस में मेरे पास क्या हो जाएगा आयोटा b हो जाएगा। बीच में जो साइन लगा है बस उसको चेंज कर देना है। एग्जांपल देकर समझा दूं तो एग्जांपल इसके बड़े सिंपल सिंपल हो जाएंगे। हमारे पास यहां पर एग्जांपल में क्या आ जाता है, जैसे मान लो मेरे पास यहां पर z एक नंबर दे रखा है 2 प्लस में आयोटा, इसके बाद मेरे पास यहां पर मान लो 8 दे दिया गया है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा, मेरे पास z हो क्या हो जाएगा 2 मेरे पास एज इट इज, आयोटा मेरे पास 8 हो जाएगा। और एग्जांपल ले लो यहां पर, जैसे मेरे पास यहां पर z नंबर दे रखा है कोई भी 3 माइनस में आयोटा 5 दे रखा है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो मेरे पास यहां पर 3 प्लस में आयोटा 5 हो जाता है। ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ जेड के लिए ध्यान रखना है हमें।
तो सिंपल वाला पॉइंट हमारे पास यहां पर क्लियर हुआ। कॉन्जुगेट हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। इसी पेज पर मैंने आपके लिए व्यवस्था कर दी है मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड करने की। जो भी हमारे पास नंबर होता है कॉम्प्लेक्स वाला, उसका मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले तो डिनोट कैसे किया जाएगा, जेड लिखेंगे, उसके दोनों तरफ डंडे लगा देंगे, तो इसको बोला जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड कैसे करना है, उसके लिए मान लो मेरे पास यहां पर जेड एक नंबर दे रखा है, ए प्लस में मेरे पास आयोटा बी की फॉर्म में दे रखा है। अगर मुझे बोल दिया जाए जेड का मुझे क्या फाइंड करना है, यहां पर मॉडुलस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक होती है, रूट हम लगाते हैं। उस रूट के अंदर हमारे पास ए स्क्वायर आ जाता है, प्लस में मेरे पास बी स्क्वायर आ जाता है। तो जो भी मेरे पास मॉडुलस जेड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ये तो लिखी दी है, ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, इसको नोट डाउन आपने कर लेना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास जैसे यहां पर 2 उसके बाद प्लस में आयोटा, चलो यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 प्लस में आयोटा 4 एग्जांपल ले लेते हैं, 3 प्लस में आयोटा 4 अच्छा एग्जांपल बनेगा। सो यहां पर एग्जांपल को सोल्व करने के लिए अगर मुझे मॉडुलस जेड, ये मेरे पास जो भी नंबर है जेड के इक्वल है, तो मॉडुलस जेड फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर जो भी मेरे पास यहां पर ए और बी है, आयोटा नहीं लिखना है, आयोटा से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, 3 प्लस में 4 जो भी मेरे पास यहां पर 3 है स्क्वायर करेंगे, 4 जो है इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तो मॉडुलस ऑफ जेड के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा। मॉडुलस जेड के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 25, यानी कि मॉडुलस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 5 आ गई। इजी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जो भी हमारे पास यहां पर मॉडुलस और कॉन्जुगेट होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। जैसे मेरे पास यहां पर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना जो भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस की पहले बताऊं या कॉन्जुगेट की पहले बताऊं, चलो आपके पहले कॉन्जुगेट की बता देता हूं। मान लो मेरे पास यहां पर कोई भी नंबर दे रखे हैं, जैसे Z1 मेरे पास नंबर दे रखा है और उसके बाद मेरे पास यहां पर Z2 नंबर दे रखा है। हम इन दोनों नंबर्स का कॉन्जुगेट अलग-अलग से किया गया है। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं कि Z1 प्लस में मेरे पास यहां पर Z2 दोनों का इकट्ठा कॉन्जुगेट, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। अगर ऐसी फॉर्म में दे रखा है ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दे रखा है ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा मेरे पास यहां पर इस तरह से आ जाता है, Z1 इंटू में मेरे पास यहां पर Z2 दे रखा है, इसका कॉन्जुगेट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू में मेरे पास Z2 का कॉन्जुगेट, यानी कि अलग-अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके प्रोडक्ट कर देंगे, तो मेरे पास जो रिजल्ट यहां से मिलेगा वही मिलेगा। थर्ड मेरे पास कॉन्जुगेट में मान लेते हैं Z1 अपॉन में यहां पर Z2 दे रखा है, इस पूरे का यहां पर कॉन्जुगेट किया गया है, तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, Z1 कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा, अलग-अलग कर सकते हैं। अब मेरे पास यहां पर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मॉडुलस से भी ले लेते हैं। मॉडुलस में मान लो मेरे पास यहां पर क्या दे रखा है, जो भी मेरे पास दो नंबर्स है, मान लो मेरे पास Z1 और Z2 है, यहां पर इनका मॉडुलस कर रखा है, दो डंडे लगा दिए मॉडुलस, तो मैं इनको अलग-अलग भी कर सकता हूं ऐसे, Z1 का मॉडुलस और उसके बाद मेरे पास यहां पर Z2 का मॉडुलस। अगर मेरे पास इसी तरह से मॉडुलस दे रखा है मेरे पास यहां पर Z1 अपॉन में Z2, इसका पूरा का पूरा मॉडुलस दे रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो भी यहां पर Z1 होगा मॉडुलस और अपॉन में Z2 जो भी मेरे पास आता है इसका मॉडुलस। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों से रिलेट करती हैं। कुछ मैंने यहां पर 3 प्रॉपर्टी लिखी है कॉन्जुगेट की, आगे लिखी है मॉडुलस की। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इस फॉर्मूले से यहां पर मैं लिखता हूं। अब मुझे बताओ आप सभी, अगर मैं यहां पर Z जो भी मेरे पास है, जो भी मॉडुलस ऑफ Z है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा। अगर मुझे इस तरफ स्क्वायर किया है तो इस तरफ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इस तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर ए स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। आप कहोगे इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास जो भी लिखा गया है ना, इसको अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट वाले पेज पर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें इसका यूज करना होगा। मैंने पहले आपको कॉन्जुगेट समझाया, फिर मॉडुलस समझाया, इन दोनों का यूज होगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। समझाता हूं कैसे, नेक्स्ट पेज पर बात करेंगे यहां पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, अगर हमारे पास मान लो कोई भी नंबर दिया गया है जेड, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में जेड लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जेड की पावर -1 होती है, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान देना, यहां पर जो मैं करने वाला हूं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड जो भी मेरे पास है वो फाइंड कैसे करेंगे। हमारे पास यहां पर क्या बोला गया है कि z इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा बी है। अगर मैं इसमें, अगर मुझे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन में z फाइंड करना पड़ेगा। 1 अपॉन में z यानी कि 1 प्लस में a प्लस में आयोटा b हो जाएगा, ठीक है। इसी को एज अ एग्जांपल हम ट्रीट करते हैं, एग्जांपल बाद में भी ले लेंगे। ये मेरे पास जो भी आया है,
अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो रूट के अंदर वैल्यू होगी, यानी कि रैशनलाइज करना पड़ेगा मुझे। बीच वाला साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है, आयोटा बी आ जाएगा और यहां पर भी मेरे पास a माइनस में आयोटा बी आ जाता है। ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू में 1 को a माइनस आयोटा बी से मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस में मेरे पास यहां पर आयोटा बी जो है इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में z इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा बी जो मेरे पास आता था ये प्लस में था तो यहां पर क्या आ गया माइनस में, तो a माइनस में मेरे पास आयोटा बी अपॉन में ये मेरे पास जो भी a का स्क्वायर है, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, -1 होता है आयोटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर मेरे पास एज इट इज, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने यहां पर। अब फर्दर सोल्व करने के लिए यहां पर आ जाओ, थोड़ा खुला खुला सोल्व करते हैं। 1 अपॉन में z मेरे पास जो भी 1 अपॉन z है एज इट इज, इक्वल्स टू में मेरे पास जो भी वैल्यू आती है यहां पर हमारे पास क्या है, a माइनस आयोटा बी, तो a माइनस में आयोटा बी आ गया। डिनोमिनेटर में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस में मेरे पास क्या आ जाता है, b स्क्वायर आ जाता है। अब मेरे पास जो भी 1 अपॉन z है इसकी वैल्यू एक्चुअल में आएगी क्या, आप कहोगे ये आ तो गई है एक्चुअल वैल्यू, नहीं, एक्चुअल वैल्यू पर ध्यान देते हैं। पीछे वाले पेज पर थोड़ा सा मूव करके देखते हैं। a प्लस में आयोटा बी, इसका कंजुगेट क्या होता है हमारे पास, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं z कंजुगेट मेरे पास a माइनस में आयोटा बी हो जाएगा, यानी कि बीच वाला साइन जस्ट हमें चेंज करना होता है। तो नेक्स्ट वाले पेज पर देखो a प्लस आयोटा बी था, ऊपर क्या आ गया a माइनस आयोटा बी, यानी कि z अगर हमारे पास ये दे रखा है तो ऊपर की तरफ क्या आया है मेरे पास, z कॉन्जुगेट आया है। डिनोमिनेटर पर आ जाओ, डिनोमिनेटर में हमारे पास पीछे वाले पेज पर जाने पर हमें पता चलेगा कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, जो हमने मॉडुलस फाइंड किया था उसी से हमने ये रिलेशन फाइंड किया है। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मेरे पास आता है और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर जो भी मेरे पास यहां पर भी आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, z जो भी मॉडुलस z है उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर मॉडुलस z जो भी मेरे पास है इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो बन रहा है ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है, इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर आपको मॉडुलस पता है, अगर आपको पता है कॉन्जुगेट z क्या होगा तो इनवर्स इसी फॉर्मूले से फाइंड किया जाएगा, समझ गए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है टू फाइंड कॉन्जुगेट, तो टू फाइंड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। एक एग्जांपल ले लें, चलो एक एग्जांपल आपके सामने यहां पर दे देता हूं, बता देता हूं कैसे करना है। मान लेते हैं हमारे पास यहां पर z है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक हमारे पास यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 माइनस में मेरे पास यहां पर आयोटा 3 आ जाती है। मुझे फाइंड करना है 1 अपॉन में z, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर z है इसका मुझे क्या करना होगा, कॉन्जुगेट, और अपॉन में मेरे पास मॉडुलस ऑफ z है इसका स्क्वायर। तो 1 अपॉन z के लिए मुझे ये करना होगा। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट में जस्ट क्या होता है, हमारा बीच में जो साइन होता है ना वो चेंज होता है, तो 4 प्लस में आयोटा मेरे पास 3 हो गया, और जो भी मेरे पास मॉडुलस z होता है इसमें क्या होता है, जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यूज आती हैं a और b जस्ट इनका स्क्वायर होता है, तो यहां पर मेरे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस में मेरे पास जो भी मेरे पास यहां पर वैल्यू आती है वो प्लस में, स्क्वायर कैसे होगा, प्लस में होगा, तो प्लस में मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास 4 प्लस में आयोटा 3 आ जाता है अपॉन में 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मेरे पास 16 हो जाता है, 3 स्क्वायर मेरे पास 9 हो जाता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 16 प्लस में 9, राइट, तो आ जाएगा 25। इसको कैसे लिखेंगे, 4 अपॉन में 25 और उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस में आयोटा 3 अपॉन में मेरे पास 25, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी ये दिया गया है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से फाइंड करना है आपको। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहां पर कॉन्जुगेट है और मॉडुलस है इस वाले फॉर्मूले का यूज करना इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, हाईलाइट भी मैंने यहां पर कर दिया है। इसके अंदर जो भी फॉर्मूले वगैरह आते हैं, जैसे पीछे वाले पेजेस पर जाएंगे हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्जुगेट के लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर मॉडुलस के लिए क्या होता है, मॉडुलस का स्क्वायर क्या आता है, या फिर और भी हमारे पास जो फॉर्मूले बनते हैं, जैसे यहाँ पर आइडेंटिटीज लिखी गई हैं, इस वाले पेज पर मैंने आपको अलग से कुछ चीजें बताई हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी है और इनके एक फॉर्मूला शीट, एक पेज पर सारी चीजें आ जाएंगी, एक या दो पेजेस पर सारे के सारे फॉर्मूले आपने जरूर लिख लेने हैं। तो
जो भी हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसी के साथ हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो जो भी हमारी ये क्लास होगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा डाउनलोड सेशन पीडीएफ। आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है, तो आपको मिल जाएगा इस सेशन का जो भी मैंने पीडीएफ कराया ना, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नोट्स बना सकते हो या फिर इसको सेव करके रख सकते हो मेन टाइम में रिवीजन करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट किंग होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं चलेगी उसकी, आप उसको तोड़ दोगे, इनिशियली उसको बिल्कुल तोड़ दोगे। तो जो भी हमारा ये चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करना। आपके लिए लाइव क्लासेस भी जल्दी ही इस पर शुरू कर दी जाएंगी। जो भी हमारा क्लास 11th का चैनल है, क्लास 11 अनअकैडमी, इसको सब्सक्राइब करना। इसके अलावा जो भी हमारे ये वाली वीडियो है, लाइक तो करना ही है, अपने क्लासमेट को भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब सभी के सभी करेंगे। ठीक है? वीडियो होती है हमारी समाप्त। मिलूंगा अब आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।